वो बढ़ती है, इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई यानी कि कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, और इस कृषि प्रदर्शनी में जो भारतीय जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंध अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, उसमें प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करें। और मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि जिनको हम केवीके कहते हैं, देश भर के केवीके को भी जोड़ा गया है, क्योंकि केवीके के माध्यम से ही स्थानीय किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज है वो पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अब वो अवलोकन कर रहे थे, और प्रधानमंत्री का यह हैदराबाद में एक दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है नए नए बीजों को किसानों तक पहुंचाने में, नई किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने में। और अभी बात करें तो लगभग अभी पिछले कुछ वर्षों में 117 किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, वो शोधित किए गए हैं, उनका रिसर्च किया गया है। और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो बीज जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो वो फिर किसानों तक पहुंचते हैं। केंद्रीय इसमें कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में केवीके का यानी कृषि विज्ञान केंद्रों का एक बड़ा जाल है। और इस केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही यही है कि वो शोध करता है और जो बीज हैं, जो फसल है, जो उत्पादित फसल है, उनको किसानों तक पहुंचाता है और किसानों को समझाने का प्रयास करता है कि अब आप इस बीज का उपयोग करें, ताकि इसमें पानी भी कम लगेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और उत्पादन जो क्षमता है वो भी निकल के आएगी, वो भी बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि किसानों की आय बढ़ेगी। इसीलिए सरकार लगातार जो है प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है। जैसे मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जाएगा, मोटे अनाज को विस्तार दिया जाएगा, देश भर के किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जीरो बजट फार्मिंग, यानी कि लागत बेहद कम, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं, जैविक खेती जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। We also welcome Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, and Honorable Minister for Tourism and Culture Shri G. Kishan Reddy, and our Director General ICRISAT Dr. Jacqueline Hughes. Please extend a warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's an honor to have you with us, sir. Thank you. I request Dr. Jacqueline Hughes, Director General ICRISAT, to felicitate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by presenting a memento.
Thank you, Dr. Hughes. We are honored to have the Honorable Prime Minister and other distinguished guests with us this afternoon as we launch ICRISAT's 50th anniversary celebrations. May I now invite Dr. Jacqueline Hughes to welcome the dignitaries and the gathering. All guests using translator services, kindly note that translation in English is available in Channel 1 and translation in Hindi is available in Channel 2. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Shri Kishan Reddy, members of the Diplomatic Corps and distinguished guests in the audience, ladies and gentlemen. It is a great privilege for our Institute to be graced by the Honourable Prime Minister of India to launch ICRISAT's 50th anniversary celebration that will continue through the year, leading into the United Nations International Year of Millets 2023. Great visionaries such as Dr. M.S. Swaminathan understood the need for an advanced agriculture research institute to serve the needs of the smallholder farmers, specifically in the drylands. Thus, the constitution of ICRISAT, the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, was signed on the 28th of March, 1972. ICRISAT is the only international agricultural research institute headquartered in India. From humble beginnings, ICRISAT has made great strides in its journey of 5 decades. Through this journey, ICRISAT has aligned its work with the goals of our host country, such as doubling farmers' incomes, self-sufficiency in pulses, more crop per drop, and many others. Our work has been supported by the Government of India, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Indian Council of Agricultural Research and its affiliated institutes, the State of Telangana, other stakeholders in the Indian agriculture ecosystem, and many international donors. We are grateful for their support and hope the partnership will continue for at least another 5 decades. Farming has always been risky, especially in the semi-arid rain-fed regions. Our focus is on the drylands of Asia and Africa, where the risk is magnified by climate change, land degradation, and competition for land and water resources. We work on the production systems of our nutritious mandate crops: sorghum, pearl and finger millet, groundnut, chickpea, pigeon pea, assuring affordable and available nutritious foods, women and youth, and assuring equity. To help fight climate change and reverse environmental degradation. On its 50th anniversary, ICRISAT rededicates itself to making dryland agriculture resilient, sustainable, and profitable. Thank you.
Thank you, Dr. Hughes, for your vision of the task that lies ahead for ICRISAT. I now invite Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, to address the gathering. आज के इस गरिमामयी और ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित हम सबके प्रिय और सारी दुनिया में लोकप्रिय दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में जिनकी पूरी दुनिया में पहचान बनी है, ऐसे हम सब के नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे इस राज्य की राज्यपाल बहन तमिल सलाई सोदर राजन जी, केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मान्यवर श्री किशन रेड्डी जी, डीजी एग्रीसैट डॉक्टर जैकलिन जी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी, डेयर सचिव डॉक्टर महापात्रा जी, सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री चंद्रशेखर जी, राज्य के सभी संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, एग्रीसैट परिवार के सदस्य महानुभाव और उपस्थित गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज एग्रीसैट का 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हम सबके लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए एग्रीसैट के वैज्ञानिकों को दूरदृष्टि दिशा देने के लिए, हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। यह वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और इसी वर्ष एग्रीसैट के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों अवसर ऐसे हैं जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। जो हमारे संकल्प हैं उन्हें पूर्ण करने का समय है और आने वाले 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का यह कालखंड है। एग्रीसैट के 50 वर्ष की पूर्णता पर मैं एग्रीसैट परिवार के सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट तो सामान्य तौर पर कोई भी सरकार रहती है तो वर्ष में एक बार आता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी
ने 2014 में कामकाज संभाला, तब से हर वर्ष बजट प्रस्तुत होता है और हर वर्ष बजट के माध्यम से देश को नई दिशा मिलती ही रही है। लेकिन इस बार का बजट, जहां एक और गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला और नौजवान, इनके उत्थान और हितों का संरक्षक है, वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे तो हमारे समूचा देश आने वाले 25 वर्षों में, जब हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तो उस समय नया भारत कैसा होगा, उसकी बुनियाद रखने वाला बजट है। इस अच्छे बजट को देश के सभी वर्गों ने सराहा है और इस अच्छे बजट की कल्पना के पीछे प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उसका निश्चित रूप से मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि कृषि और किसान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक समय था जब कहा गया जय जवान जय किसान। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ा, और जब मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने जवान की भी जय की, किसान की भी जय की, विज्ञान की भी जय की, लेकिन इसमें चौथी बात जय अनुसंधान भी जोड़ा। और इसलिए आज हम मोदी जी की सरकार के किसी भी कार्यकलाप में अध्ययन करके और विश्लेषण करके देखेंगे तो उनका पूरा बल नवाचार, अनुसंधान, अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मूर्त रूप करता हुआ दिखाई देता है। जब अनुसंधान की बात आती है तो आज हम अनुसंधान परिषद में ही बैठे हुए और मुझे बहुत प्रसन्नता है। इक्रिसैट देश में मोटे अनाज की दृष्टि से अनुसंधान कर रहा है, उसके सदपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। और एग्रीसैट की यह भी चिंता है कि बदलते परिवेश में फसलों पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम पड़े, न पड़े तो और अच्छा है। इस दिशा में निश्चित रूप से वो अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जब कोविड का कालखंड था तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरी गंभीरता के साथ सारे देश को लेकर कोविड से निपटने के लिए जो जो आवश्यक था वो सब कदम उठाए। और कोविड के इस कालखंड में मिलेट्स लोगों की थाली का अंग बने, इस दिशा में काफी जागरूकता बढ़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि कद्दन फसलें हैं, उनकी नई नई किस्मों का आविष्कार हो। उस बम ब्लास्ट में लश्कर तौयबा और इंडियन मुजाहिदीन के लोगों का नाम आया था। उस बम ब्लास्ट में
एक तारिक कासिम का नाम था और एक मुजाहिद का नाम था। एक जौनपुर का रहने वाला था, एक आजमगढ़ का रहने वाला था। इनको यूपी पुलिस ने नहीं पकड़ा था, एनआईए ने पकड़ा था। और गोलघर के ये अभियुक्तों को, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसको अखिलेश जी ने उनके केस वापस लिए थे। और उन्होंने केस वापस लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह केस आप वापस नहीं ले सकते हो, कानून के दायरे में आता है, कानून अपना काम करेगा। आज उन पर केस चला और दोनों अभी आजीवन कारावास में हैं। उनको आजीवन सजा दी गई है, आजीवन जेल की सजा दी गई है। ये हमको याद रखना चाहिए। यानी आप किसके मददगार हो रहे थे? गोलघर, गोरखपुर बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट के जो अभियुक्त थे, उनके आपसे वो बन रहे थे। रामपुर में 30 दिसंबर 2007 को सीआरपीएफ के कैंप पे गोली चली, 7 लोग मारे गए, 7 जवान मारे गए। 7 जवान मारने पर यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई। उनको पकड़ने के लिए एनआईए आई, उन्होंने उसको पकड़ा। एक भारत से नेपाल जा रहा था, बॉर्डर पर पकड़ा, और दूसरे को और उसके साथ साथ बाकी लोग 7 लोग पकड़े गए। अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री आजम खान के कहने पर इनको छुड़वाने का प्रस्ताव किया और इनके खिलाफ केस विड्रॉ किया, यानी आतंकवादी के खिलाफ केस विड्रॉ किया। मैं मीडिया के साथियों को बोलना चाहता हूं, तथ्यों के साथ बता रहा हूं। आप पूछिए अखिलेश जी से, और मैं अखिलेश जी से जवाब चाहूंगा कि जिन लोगों ने गोली AK-47 चलाकर सीआरपीएफ के 7 जवान मार दिए, उनके खिलाफ केस चला, उस केस को आपने विड्रॉ किया। और यहां भी यही हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस विड्रॉ होने से मना कर दिया। केस चला, 4 को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आप तो किसान हो, चावल के एक दाने से चावल की किस्म पता लगा लेते हो। तो मैं तो राजनीति में हूं, नेता की एक हरकत से नेता की नीयत भी हम पहचान लेते हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। क्या है, आप संविधान की शपथ लेते हो, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। आगे कहना चाहिए था, और मैं आतंकवादियों को छोड़ूंगा ताकि वो दंदनाएं और गरीब जनता पिसती रहे, गुंडों का राज रहे, माफिया का राज रहे, रेत खनन माफिया का राज रहे, भूमि माफिया का राज रहे। यही था कि नहीं था? कैराना से लोग क्यों पलायन कर गए और आज क्यों वापस आए? इसलिए कि उस समय माफिया राज था। आज ये योगी जी का राज है। जो माफिया थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं कहानी तो आपके सामने बहुत बता सकता हूं। हापुड़ के विकास की भी आपके सामने लंबी फेहरिस्त है। बेनीवाल जी आपको बताते होंगे, हमारे विधायक जी बताते होंगे आपको। हापुड़ की भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। यहां भी आवास योजना में 5,938 लोगों को मकान मिले हैं। 504 कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी में वाईफाई फ्री होने वाला है। 340 करोड़ रुपए के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत पेठा के लिए काम हो रहा है। उसी तरीके से मेट्रो का एक्सपेंशन गाजियाबाद से हापुड़ का, उसका भी काम शुरू हो गया है। ये विकास के, हमारे असौदा में स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। तो मैं आपके सामने बहुत सी बातें बता सकता हूं विकास की दृष्टि से। लेकिन मित्रों, ये जो चुनाव है, एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ विधायक जी का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखने का ये अवसर है, ये मौका है। इसको हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत लगा करके कमल के निशान पर वोट तो आप डालेंगे ही, लेकिन आप गांव सुदूर सब जगह जाकर सबको बताइए, मोदी जी की और योगी जी की सरकार ये गरीबों को समर्पित है, ये वंचितों को समर्पित है,
ये माताओं को समर्पित है, ये महिला शक्ति को समर्पित है, ये युवाओं को समर्पित है, ये दलितों को समर्पित है, ये पिछड़ों को समर्पित है, ये आम आदमी को समर्पित है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर इस मंत्र को लेकर के चलने वाला काम है।